आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अ, इसके अंदर हम जो है वो कल हमने ब्रीफली देखा था कि किस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो अपनी बेस अपनी बेस जो है वो रेनेसांस के साथ लेती है। ये जो रेनेसांस है इसकी बेस से फ्रेंच रेवोल्यूशन उठती है। आज हम डायरेक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझेंगे, उसकी काजेस, और फिर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान होता रहा और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद होता रहा, उन इवेंट्स को आज हम समझने की कोशिश करें। इससे पहले कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम देखें, ये जानना जरूरी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जब हुई 1789 के अंदर, उससे पहले फ्रांस या यूरोप की क्या कंडीशन थी। और इस बात का मतलब ये है कि यूरोप जो है वो किस तरह उसमें चेंजिंग्स आ रही थी, किस तरह यूरोपियन जो सोसाइटी है डिवाइडेड थी, किस तरह और कौन कौन से किंगडम्स थे, उनको अगर हम एक नजर देखें तो ये मैप आपके सामने नजर आ रहा होगा। इस मैप को अगर आप देखें तो ये बेसिकली यूरोपियन सॉइल का मैप है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है उस वक्त ये जो आपके लेफ्ट साइड पर है ये है किंगडम ऑफ फ्रांस। ये जहां मेरा कर्सर है, अगर आप इसको देख सकें, ये है किंगडम ऑफ फ्रांस। इसके साथ ये किंगडम ऑफ स्पेन है, ये पोर्चुगल है, ठीक है। और इसी तरह ये जो मेरा ये है, ये एरिया ये है इटली का। इटली जाहिर है कोई यूनाइटेड एरिया तो नहीं था, लेकिन ये ही एरिया फिर इटालियन जो आज इटली है वो ही बना है। तो ये एरिया सारा, इसलिए हम इटली के उसमें बात करते हैं। लेकिन इटली के अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन थी, उसमें कुछ पैपल्स स्टेट्स थी, उसमें जो है वो रोमन जो है वो थी अलग से एक इंडिपेंडेंट। इसी तरह सर्डिनिया का एम्पायर था, इसी तरह पेडमाउंट का एम्पायर था, इसी तरह सिसिली का एम्पायर था। डिफरेंट डिवाइडेड था। इसके बारे में जो है वो आई थिंक बिस्मार्क ने ये कहा था, सॉरी ऑस्ट्रिया ने ये कहा था, ऑस्ट्रियन के मैट्रोनिच ने, कि इटली इज मेयर अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, देयर इज नो इटली। यानी इटली इतना ज्यादा डिवाइडेड है कि हम उसको एज अ कंट्री के नाम पर जानते ही नहीं। ये इटली है उस वक्त। यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था। ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जिस किंग की को मर्डर किया गया था, जिसकी वजह से जो इमीडिएट काज बनी है वर्ल्ड वॉर वन की, वो इसी एम्पायर का था, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और न सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस इस वर्ल्ड वॉर वन इमीडिएट कॉज के अंदर है, ये जितना भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो टाइम पीरियड चलेगा उसके अंदर भी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी। आजकल तो हमें ये इतना ज्यादा नजर नहीं आते। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा कंट्री है, इसी तरह जो है वो हंगरी भी एक छोटा सा कंट्री है। लेकिन ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि जो हॉली रोमन एम्पायर था, जिसके बारे में वोल्टायर ये कहता है कि हॉली रोमन एम्पायर इज नाइदर अ हॉली नॉर अ रोमन नॉर एन एम्पायर। ना ये हॉली है, ना ये रोमन है, ना ये एम्पायर है। उसको जो चेयर करता था ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का ही किंग हुआ करता था। इसी तरह यहाँ पर आपको पोलैंड नजर आ रहा होगा। ये जो है ना वो सी ग्रीन लाइट ग्रीन से उसमें आपके राइट साइड पर किंगडम ऑफ पोलैंड। बेसिकली पोलैंड एज सच कोई कंट्री नहीं था उस टाइम पर, डिवाइडेड बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना वो प्रोशिया, जिसको जर्मनी आज हम कहते हैं, ये प्रोशिया कहलाते थे पहले, ठीक है। प्रोशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, इन्होंने पोलैंड को अपने अपने यानी कि डिवाइड किया हुआ था, थ्री पार्ट्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ था।
और इस तरह पोलैंड को लेकर चल रहे थे, और उसका एरिया कोई स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट नहीं था। बाकी प्रोशिया का था, और प्रोशिया इटसेल्फ बहुत ज्यादा उसकी जो स्टेट्स थी, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स, वो भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड थी, और वहां भी वही सिस्टम था जो बाकी यूरोप में था, यानी कि वही फ्यूडल सिस्टम, वही एशियन रिजीम, वही एब्सोल्यूटिज्म, वही मोनार्की, वही किंगडम सिस्टम, यानी वो ही सारा सिस्टम था। इसी तरह हमें बर्तानिया जो ब्रिटिश है, किंगडम ऑफ बर्तानिया, ये देखें यहाँ पर आपको ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जो है नजर आएगा। ये बेसिकली जो है ना थोड़ा सा आइसोलेटेड है यूरोपियन सॉइल से, और ये जो है इसी में हम देखते हैं, और इसका बड़ा मेजर रोल हम देखेंगे जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, उसके अंदर जो उसके एंटी मूवमेंट्स चलती हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और वो एंटी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, उन मूवमेंट को जो लीड कर रहा होता है, वैसे तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, लेकिन उसको इकोनॉमिकली जो लीड करता है वो आपका ब्रिटिश एम्पायर है। ठीक है, ये चीज हो गई उस दौर के अंदर जो है। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज आप देखेंगे कि किस तरह जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के ऊपर ये जो सोसाइटी है जिसको आज हम देखते हैं, ये सोसाइटी जो है फ्रांस के अंदर कुछ इस तरह से डिवाइड थी कि इसके अंदर 3 क्लासेस बनी हुई थी। एक थी जो है वो, अगर ब्रॉडली देखें तो 2 क्लासेस थी, एक प्रिविलेज और एक अंडर प्रिविलेज। दो, अगर हम इसको जरा स्पेसिफिकली देखें, को पर्टिकुलरली देखें, तो यहाँ पर 3 जो है वो क्लासेस थी। इसमें जो टॉप की क्लास थी वो जो है ना क्लर्जी की क्लास थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ चर्च को डील करती थी, और उनके कुछ खास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते थे, जैसे कि वो टैक्स नहीं देंगे, जैसे कि जो है ना उनके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, इसी तरह उनका जो रहन सहन है उसका ख्याल किया जाएगा, और वो जो कॉमन लॉज हैं उससे भी बाहर होंगे। यानी इस तरह की प्रिविलेज हमें देखने को मिलती हैं फ्रेंच सोसाइटी के अंदर ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो पहले का इरा है, जिसके अंदर ये फिर कॉजेज बनती हैं बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन की। इसी तरह जो दूसरी क्लास थी, नोबेलिटी, जो बिजनेस थे और फ्यूडल्स थे, उस क्लास ने भी यही काम किया हुआ था कि जो टैक्स कलेक्शन है वो ये क्लास करती थी, नोबेलिटी, और जितना भी टैक्स इकट्ठा होता था वो तीसरी जो क्लास है, यानी कि जो जनरल क्लास है, जनरल पब्लिक की क्लास है, वहां से सारा टैक्स इकट्ठा करते थे, और उसमें अपने प्रिविलेज और बाकी फिर जो है वो उसको क्लर्जी को दे देते थे। यानी इस तरह से कुछ जो है ना वो सोसाइटी ये डिवाइड थी। इसको ओल्ड रिजीम या एंशिएंट रिजीम भी कहते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने ये शो हो रहा होगा। 18th सेंचुरी के अंदर मैं आपको ये स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको जो है ना बेशक इसके नोट्स बना लें, इसको प्रिंट कर लें, जैसे भी आपने इसको याद करना है। और यानी बात यह है कि आप ये देखें कि किस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर क्लियरली 3 क्लासेस डिवाइड थी, और उनके अंदर बहुत ज्यादा गैप था। आप ये देखें कि इसके अंदर एक जगह पर उन्होंने ये लिखा है कि ये इनके ऊपर हम ये देख सकते हैं, इस गैप के अंदर इनकम गैप देख सकते हैं, उनका प्रिविलेज का गैप देख सकते हैं, उनकी एग्जम्पशंस का गैप देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि बर्डन किसके ऊपर था। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिस्टम कैसे चल रहा था। अब ये देखें कि पहली 2 क्लासेस जो है, फर्स्ट क्लर्जी क्लास और सेकंड नोबल्स की जो क्लास है, उसके पास प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस देखें और बर्डन देखें। इसी तरह जो थर्ड क्लास है, जो आम लोग हैं, जो पुअर पब्लिक है, जो फार्मर्स हैं, जो वर्किंग क्लास है, वो सारे उनके प्रिविलेजेस देखें, उनको कोई नहीं है प्रिविलेज, कोई एग्जम्पशन नहीं जी, कोई एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन बर्डन देखें कि वो टैक्सेस भी देंगे, वो चर्च का टैक्स भी देंगे, ठीक है जी, इसी तरह गुड्स के ऊपर भी टैक्स देंगे, इसी तरह जो है ना वो रोड वर्क का भी टैक्स देंगे, पोल टैक्स भी देंगे, इनकम टैक्स भी, सॉल्ट टैक्स भी, लैंड, यानी कि एक लिस्ट है टैक्सेस की। जो थर्ड जो आपका वो है क्लास है, यानी कि जो कॉमन पीपल है, उसके ऊपर आप देखें कि बर्डन किस तरह है। तो एक सोसाइटी का हमें ढांचा मिल जाता है
इसको हम रखते हैं बेसिकली कॉजेस के अंदर, सोशल कॉज के अंदर ये वाला एलिमेंट देखते हैं कि जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की कॉजेस डिस्कस करते हैं तो उसमें जब हम सोशल रीजन बताते हैं, सोशल कॉज बताते हैं, तो उसके अंदर सॉरी उसके अंदर हम ये डील करते हैं, ये देखते हैं कि किस तरह सोसाइटी डिवाइड थी, किस तरह से जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है, जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास है, वो किस तरह अपने प्रिविलेज और एग्जेम्पशंस के लिहाज से थर्ड क्लास से डिफरेंस रखती थी। और यही वो बेस बनी, वो वजह बनी जो कि फ्यूचर में जो है ना हमें देखने को मिलता है कि फिर एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। ठीक है, यदि एक ये बहुत बड़ी रीजन हुए ये आपकी सोशल सोसाइटी की जो डिवीजन है, ये एक हमें देखने को मिलती है। और इसमें ये जो मैं लिस्ट आपके सामने आप देख रहे हैं, उसको आप देखें तो आपको जरा समझ आएगी कि ओवरऑल वर्किंग कैसे चल रही थी और किस तरह जो है ना ये क्लास और सोसाइटी डिवाइड थी। इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ इस तरह से था कि जो क्लर्जी है वो जस्ट प्रे करने के लिए है, जो नोबल्स हैं वो फाइट करने के लिए हैं, ठीक है, और जो पीपल हैं वो पे करने के लिए, यानी कि जो जंग लड़ी जाएंगी ब्रिटिश से या बाकी एम्पायर से, वो या फॉरेन लैंड के ऊपर जो जंग लड़ी जाएंगी, वो जंग को जो पे करेगा वो आपके आम पब्लिक यानी कि कॉमन पीपल होंगे, कॉमन पब्लिक है वो। और इसी तरह जो क्लर्जी है उसकी जिम्मेदारी जस्ट प्रे की है। ये एक स्लोगन बना हुआ था, क्लर्जी ओनली विल प्रे, द नोबल्स विल फाइट एंड द पीपल ओनली पे। वो उनकी जो वॉर्स हैं, वो उनके जो लैविश जो उनका रहन सहन है, वो सारा जो है आपके पीपल पे करेंगे। ये एक स्लोगन बना हुआ था उस दौरान। इसको जो है ना कहा जाता है, रोसो ने फिर ये बेसिकली स्लोगन बनाया था कि इस तरह का सिस्टम चल रहा है सोसाइटी के अंदर, और जिसकी वजह से ये फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉज भी बनती है। एक तो ये कॉज होगी, दूसरी बड़ी कॉज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन, इसी से लिंक है। दूसरी है जी आपकी जो फ्रांस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो बड़ी रोटन किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन थी। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे लॉज थे जो कि बेसिकली ओवरलैप कर रहे थे। ओवरलैप का मतलब ये है कि जो पावर एक ऑलरेडी पहले किसी इंस्टीट्यूशन के पास है, वही पावर दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी दे दी। जैसे कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से, इसमें कोई हमें एग्जांपल के लिए फ्रांस जाने की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान में भी ये चीज देख सकते हैं। FIA भी वही काम कर रही है, एंटी करप्शन भी वही काम कर रही है, नैप भी वही काम कर रही है, और इंटरनल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी वही काम हो रहा है। क्या आपने करप्शन को रोकना है, यानी इसमें मोदी साहब का भी यही काम हो रहा है और कोर्ट्स भी, जो हमारे कोर्ट्स हैं उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। यानी आप ये देखें कि कितने ज्यादा हमारे यहाँ जो है वो सिस्टम है जो कि ओवरलैप कर रहे हैं अपनी पावर्स के लिहाज से। यही कुछ सिस्टम जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हमें देखने को मिलता है कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो लॉज हैं वो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। इंस्टीट्यूशन के जो कंटेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस के जो कोड्स हैं, वो इतने ज्यादा ओवरलैपिंग है, जो कि एक बहुत बड़ी रीजन बनती है आपकी रीजन बनती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, न सिर्फ ये लॉज, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई लॉज का इश्यू था या इंस्टीट्यूशन जो है ना वो ओवरलैप कर रहे थे। जो इटसेल्फ लॉज इटसेल्फ थे वो इतने ज्यादा थे। उसमें कहा जाता है कि रोमन लॉ अलग था, इसी तरह जर्मन लॉ था, इसी तरह और डिफरेंट लॉज थे, डोमेस्टिक लॉज थे, सिविल लॉज थे। यानी कि इतने ज्यादा लॉज बना दिए गए थे कि जब भी कोई कानून तोड़ता था तो उस बंदे को उस वक्त पता लगता था कि अच्छा ये उस लॉ के मुताबिक है। कि हाँ, उसको पता ही नहीं होता था कि कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, कौन सा लॉ जो है वो उसको एग्जेम्प्ट करता है, कौन सा लॉ की क्या मतलब फंक्शनैलिटी है। तो हमें इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है। और न सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें, बल्कि जो इनका कोर्स का सिस्टम था वो भी इस तरह होता था कि जो क्लर्जी है, जो नोबल्स हैं, वही अपॉइंट करते थे जजेस को। तो जाहिर है जजेस जो है वो फिर
उनके खिलाफ तो फैसले नहीं देते थे, और उनकी जो फेवर में फिर जाहिर है इस तरह के कभी भी कोई केस आए तो उनकी फेवर में ही फैसला हुआ करता था। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो बेसिक ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता उस टाइम पर। हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा पैरेलल जुडिशियल सिस्टम्स क्रिएट किए गए, जिसमें रॉयल मिलिट्री कोर्ट्स अलग थी, चर्च की कोर्ट्स अलग थी, इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स अलग थी, इसी तरह कोर्ट ऑफ फाइनेंस अलग थी, और मतलब हर उस जो है ना नोबेलिटी ने भी अलग से कोर्ट लगाई होती थी। तो आप ये देख सकते हैं जो पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये खत्म हो चुका है। यानी उन्होंने अब जो है ना वो जुडिशियल सिस्टम को अलग कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन पहले ये होता था कि ये चीज हमें देखने को मिलती है। आज पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि दोबारा से मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है, और मिलिट्री कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है कि किस तरह हम उसको करें और ये ट्राई करें मई 19 के राइट्स वालों को। और यानी ये एक बेसिकली इट्स स्टेप टुवर्ड्स पैरेलल जुडिशियल सिस्टम। आपका जो एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम है उसके साथ एक जुडिशियल सिस्टम लेके आना। उस दौर के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के अंदर फ्रांस के अंदर ये वाला सिस्टम एग्जिस्ट करता था, जिसकी वजह से जो है ये एक डिसकंटेंट लोगों के अंदर रिसेंटमेंट पैदा होना स्टार्ट हुई लोगों के अंदर, जो कि एक आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ लेकर जा रही है। यानी कि ये दूसरी बड़ी रीजन हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, और इसमें देखें कि ये कह रहे हैं कि डिवाइन जो राइट्स थे किंग्स के, वो आप देखें कि उन्होंने जो डिवाइन राइट के थ्रू उन्होंने क्रिएट किया हुआ था अपना सारा सिस्टम, कि ये जो हम रूल करते हैं ये रूल हम अपनी जात से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बल्कि ये एक डिवाइन राइट के तौर पर हम रूल कर रहे हैं। यानी कि ये हम पे लाजिम है कि हमने रूल करना है यहाँ पर। ठीक है। ये जो नेसेसिटी क्रिएट की जाती थी फॉर देयर ओन रूल, ये बेसिकली पावर ली जाती थी फ्रॉम डिवाइन, ताकि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना कर सके। ताकि क्योंकि वो आप जानते हैं कि एक बिलीफ सिस्टम होता है डिवाइन के कॉन्सेप्ट के लिहाज से। इस वजह से जब आप डिवाइन राइट के लिहाज से पावर में आते हैं या रूल करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी पावर पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपकी पावर पे क्वेश्चन का मतलब है आपको गॉड को क्वेश्चन कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं, और यही रीजन बनती है जो सेकुलरिज्म हम जिसको हम कहते हैं कि डिवोर्स बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द रिलीजन, जो उसकी एसेंस है वो यही है कि जब आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि वो रूल कॉमन पीपल का नहीं रहता, बल्कि वो एक डिवाइन एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है जिसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो यानी आप इस तरह इसको समझ सकते हैं उस दौर के अंदर ये वाला सिस्टम चल रहा था, और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये किस तरह इन इन कॉन्सेप्ट से निकल निकल कर बनी है। और आज हम ये देखते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि इस्लामिक टच भी दे दें खान साहब, तो वो इस्लामिक टच यही बातें हैं कि आप जब इस तरह की बातें करें रियासत मदीना बनाने की, यानी कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसी रियासत हम बनाएंगे, आप रियासत को चैलेंज नहीं कर सकते। वो रियासत जो भी करेगी क्योंकि वो रियासत मदीना बना रही है तो वो कोई भी काम करेगी, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं तो आप रियासत मदीना को चैलेंज कर रहे हैं। इस नॉनसेंस आइडियाज जो है ना वो हमारे यहाँ डिफरेंट तकरीबन सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो यूज करती हैं, और इसके अंदर जो बाकी जो पावर होल्डर्स हैं वो भी इन लोगों को लॉन्च करते रहते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है ना फिर ये एक अमेलगमेशन रहती है बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द रिलीजन, और जिसकी वजह से हमें ये डिस्टर्बेंस नजर आती है। अभी पिछले दिनों ही टीएलपी को जो है ना वाकयात हुए थे गवर्नमेंट से, काम ऐसे ही बस उनको दिल करता है कोई भी बात मनवाने के लिए। यहाँ तक समझ आई है? मुझे बताएं, यहाँ तक आपको समझ आई है कुछ? मैसेज करके मुझे बताएं ताकि हम फिर आगे चलें। अश्विन कह रहे हैं यस सर।
एनी क्वेश्चन यहाँ तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है? चले, गुड। अच्छा, नेक्स्ट मूव हम आगे कोई देखते हैं कि किस तरह मजीद क्या रीजंस हमें नजर आती हैं जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को जरा देखते हैं, किस तरह से जो है ना मजीद कॉजेज हमें मिलती हैं। इसमें एक और बहुत बड़ी कॉज जो हमें नजर आती है वो है चेंजिंग ऑफ किंग। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले किंग था, वो किंग था किंग लुई 14, यानी कि लुई द 14 किंग कहते थे, किंग द लुई 14, ठीक है। उस किंग के टाइम पर जो है ना वो कुछ वॉर्स हुई, और उन वॉर्स की वजह से जो लॉस हुआ फ्रांस का, खास तौर पर फाइनेंशियली, तो वो बहुत ज्यादा था। और फ्रांस जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली डेट के अंदर और बर्डनाइज होता जा रहा था। तो लुई 14 के बाद जो नेक्स्ट उसका सक्सेसर आए हैं वो है लुई द 16, यानी कि लुई द 16 जिस दौरान ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। अच्छा, उसने अपने इस बेटे को हिदायत ये की थी, लुई 16 को कहा था लुई 14 ने कि भाई आप ना एक काम करना हुजूर, काम ये है कि मैंने तो बड़ी अयाशी से जिंदगी गुजारी है और मैंने तो बड़ी मौज मस्ती की है, और मैं तो जो है ना ये अयाशी करता रहा हूँ पैसों पे। तो तुम ये काम ना करना, तुम जो है ना फ्रांस को जरा देख के चलना, क्योंकि हालात बड़े खराब हैं और पैसे फूसे कोई नहीं है फ्रांस के पास। तो जंग शंग ना छेड़ देना जिस तरह मैंने छेड़ी थी, जो मैंने बेवकूफ़ी की थी ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करना। अब वो लुई द 16, वो उसकी कोई एज बहुत ज्यादा नहीं थी, तो उसको ये बात ही समझ गया, उसने कहा पागल हो गया बा, और खुद तो ऐशी करता रहा, अब मुझे कह रहा है कि ना भाई पैसे पूछने का खर्च करना। ये कोई मौका बार बार थोड़ी मिलता है, तीन कोई बंदा बार बार थोड़ी बनता है। खैर उसने कहा जी बिस्मिल्लाह करो जी, हम भी वही काम करते हैं जो हमारे आबा अजदाद करते रहे थे। और वो इकबाल का एक वो शेर भी है, निस्बत है तुम्हें अपने अपना आबाद से, निस्बत है रूहानी, इसी तरह का कोई शेर है। तो वो लुई 16 ने कहा जी हन्नी ने जो है ना वो हमारी निस्बत जो है वो डायरेक्ट है, हम वही काम करेंगे जो हमारे आबा अजदाद करते आए थे। और वही हमने काम किया, वही भाई ने काम किया लुई द 16 ने। उसने वही वॉर्स की, 7 ईयर ऑफ वॉर्स भी स्टार्ट की, उसने वही जो है ना अपनी लैविश सिस्टम को जारी रखा। और लुई द 16 की जहाँ मैरिज हुई थी, वो थी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर की प्रिंसेस। और ये रीजन आप जानते हैं कि इस वजह से की जाती थी, ये जो मैरिजेस की जाती थी, to save the kingdom, to save the empires, to save the rule, to save the divine rights, to save the power। ये इसलिए जो है ना वो की जाती थी। आई थिंक उसका नाम जो है वो मैरिया एंटोनी थी, जो लुई द 16 की वाइफ थी, जो है वो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। उनकी शादी जो है वो लुई द 16 से हुई, ताकि हम इसको जरा बेहतर कर सके ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर के रिलेशन विद द फ्रेंच किंगडम। ठीक है, ये एक जो है ना हमें देखने को मिलता है कि जो सक्सेसर है इसका भी बड़ा मिनी रोल रहा। उनकी जो अल्ले तल्ले जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ये इनके उसी तरह मेंटेन रहे। बल्कि इवन के ये कहता था लुई द 16, जब इसको समझ आई कि यार अब्बा सही कहता था यार, एशिया नहीं करनी, काम खराब हो रहा, क्योंकि इसी के दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी। तो बैठ के कहता था कि ओह गॉड, यूनिवर्स इज फॉलिंग ऑन मी एंड द गॉड्स दे डू नॉट टीच मी एनीथिंग। बता के गया था अब्बा, लेकिन अब ये अब्बे को गालियां दे रहा है कि यार बता के नहीं गया तो, कि उन्होंने मुझे कुछ समझाया नहीं। खैर चलो, ये एक बड़ी रीजन हमें देखने को मिलती है, यानी कि हमने जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन की रीजन एक देखी कि किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी। इसी तरह हमने जो है ना जुडिशियल पैरेलल सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट देखा, वो एक बहुत बड़ी रीजन थी। इस तरह लीगल सिस्टम जो है
वो किस तरह जो है वो पैरेलल सिस्टम चल रहा था और ओवरलैपिंग ऑफ द लॉस थे, वो देखा हमने। इसी तरह सोशल या सोसाइटी की जो एक ऑर्डर था वो किस तरह जो है ना उसके अंदर क्लास, थ्री क्लासेस के अंदर वो डिवीजन हुई थी, वो हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमें मेन रीजन एक और मिलती है, दो मेन रीजन है। एक तो है फिलोसफर्स का रोल, कि फिलोसफर्स ने, जो हम कल बात कर रहे थे कि रेनेसेंस जो है वो बेसिकली क्या है, द एज ऑफ रीजन, द एनलाइटनमेंट एंड दिस, ठीक है, वो रूल। और इकोनॉमी, जो मार्क्स बाबा कहा करता है कि एनीथिंग चेंज अनलेस के इकोनॉमी जो है ना वो अपना रोल प्ले करे। इकोनॉमी जो है ना वो मेन एंटिटी है किसी भी एक्शन के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी रेवोल्यूशन के अंदर, किसी भी रिबेलियन के अंदर, या कोई भी आपके किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर भी जो है ना वो इकोनॉमी मैटर करती है। मार्क्स बाबा कहा करते हैं। अच्छा, मार्क्स को मैं बता दूं, मार्क्स को आपने छोड़ना नहीं है, जितनी मर्जी गालियां देंगे कैपिटलिस्ट वाले, कमबख्त मार्क्स जो है ना वो पेपर में बहुत आता है, कहीं और आए ना आए। बाकी वो दुनिया में किसी को समझ आए ना आए, पेपर वाला को मुझे लगता है एग्जामिनर को बहुत समझ आ गई है। इसने इस दफा भी हिस्ट्री के अंदर दो क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर किए गए, एग्जैक्टली टू क्वेश्चन जो है ना पीएमएस की हिस्ट्री के अंदर मार्क्स के ऊपर दिए गए। सो अगर किसी ने बल्कि मैं सजेस्ट ही करूंगा कि आप हिस्ट्री ही रख लें, क्योंकि आप ये जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपकी 100 मार्क्स की पीएमएस की हिस्ट्री भी हो जाएगी, बस आपने 100 मार्क्स ही करनी है। और आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उसमें मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं हिस्ट्री के अंदर। मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, 145 प्लस मार्क्स थे हिस्ट्री के अंदर। और वो इसी वजह से थे कि जो है ये जो कनेक्टेड थी मेरी यूरोपियन हिस्ट्री भी और जो है वो हिस्ट्री के पार्ट में। सो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम लेक्चर्स लिए थे, लास्ट टाइम सेशन लिया था, तो उसके अंदर मैंने दोनों स्टूडेंट्स को साथ लेकर चला था कि पीएमएस की हिस्ट्री वाला स्टूडेंट भी मेरे साथ था और पीएसएस की यूरोपियन हिस्ट्री वाला भी स्टूडेंट साथ था। बैक टू द टॉपिक। फ्रेंच जो फिलोसफर्स हैं, फ्रेंच फिलोसफर्स ना कहें, फिलोसफर्स कहें, फ्रेंच के सारे नहीं थे जो है ना, लेकिन फिलोसफर्स का बड़ा रोल है इसके अंदर। फिलोसफर्स का रोल जो हम कल देख रहे थे, जब डिवाइन राइट के कॉन्सेप्ट और डिवाइन के इटसेल्फ कॉन्सेप्ट को, यानी कि गॉड को चैलेंज किया गया, गॉड की एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया गया, एज ऑफ रीजनिंग स्टार्ट हो गई, एनलाइटमेंट का पीरियड स्टार्ट हो गया। लोग जो है वो इस तरफ आना स्टार्ट हो गए कि वो क्वेश्चन करते थे कि यार जो चीज एग्जिस्ट करती है उसका होना जरूरी है, यानी हमें वो नजर भी तो आए, उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज जो है ना इसने चैलेंज कर दिया इन पॉलिटिकल डोमेन किंगडम के सिस्टम को। यानी कि अगर हम एज ऑफ रीजनिंग को पॉलिटिकल डोमेन के अंदर चैलेंज करता हुआ देखें, तो उन्होंने कहा कि भैया डिवाइन राइट भी किस तरह का राइट है, कौन सा गॉड इसको राइट देता है, हम तो नहीं मानते, हमने तो देखा ही नहीं है, और आप ये क्या कहानियां जोड़ रहे हो, कहाँ से आप, गॉड ने कहा कि तुम रूल करोगे, कि तुम्हारी नस्लें रूल करेंगी, यानी वो सारी जो है ना वो फिर रीजंस बनती हैं। इसके अलावा जो अदर देन साइंटिफिक रीजंस बन रही थी, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, किस तरह कॉपरनिकस जो है उसने जो डिवाइन जो कॉन्सेप्ट था किंग किंग के उसके अंदर, ये चर्च का जो कॉन्सेप्ट था या पोप का जो कॉन्सेप्ट था अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द सोलर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या था कि जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है या सेंटर ऑफ हमारा सिस्टम है, वो कौन है, वो आपकी अर्थ है। लेकिन कॉपरनिकस ने कहा ओए पागल, ये कोई बात नहीं है, ये तुम लोग जो है ना ऐसे बेवकूफियां कर रहे हो, तुम लोग पी पू के बैठे होते हो गालिब की तरह, और तुम्हें कुछ समझ होती नहीं, बस ऐसे ही बोलते रहते हो। और ये बात किसी को बाहर जाके ना कह देना, किसी सियाने बंदे को, कि जो है ना वो अर्थ जो है वो रोटेट नहीं करती, या अर्थ जो है आपकी वो सेंटर है, ये बात किसी को बाहर जाके नहीं कर देना। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी मैं पिछले दिनों ही देख रहा था, हमारे बहुत बड़े मौलाना साहब जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, नाम तो मैं नहीं ले सकता लेकिन काफ़ी बड़े हैं। उन्होंने रिसेंटली ये बहुत उन्होंने कहा कि 71 रीजंस दी हैं कि अर्थ जो है वो सेंटर में है,
और अर्थ के इर्द गिर्द जो है ना वो सन रोटेट करता है। ये यानी अभी ये 21st सेंचुरी की दौर में। तो आप अपने आप को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड से जो पीछे का टाइम पीरियड है उससे ज्यादा आगे मत समझिए अपने आप को, आप उससे पीछे ही हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको लगे आपके 21वीं सेंचुरी में है तो ऐसा नहीं है, आप जो है अभी भी उसी सेंचुरी में जी रहे हैं अगर आप इसको एनालाइज करो। और आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं आप सोच तो रहे होंगे कि इस बात तो सच है, बात तो ऐसे ही है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है? अच्छा, फ्रेंच फिलोसफर्स का क्या रोल? फ्रेंच फिलोसफर्स भाई साहब, ये जो मोंटेस्क्यू जो है उसने जो है पॉलिटिकल सिस्टम को कहा कि भाई ये जो आपने पैरेलल जुडिशियल सिस्टम चलाया हुआ है, एग्जेक्टिव को भी जुडिशियल पावर दी हुई है और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको जो है वो एग्जेक्टिव या किंग जो है वो अपॉइंट कर रहा है, तो भाई ये कैसे चलेगा? किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए आपने इन तीनों ब्रांचेस को डिवाइड करके पॉलिटिकल उसमें डिवाइड करके, जिसमें एक एग्जेक्टिव है, एक जुडिशरी है और तीसरी आपकी लेजिस्लेटिव है, इनके जो कानून साजी करती है, एक कानून बनाएगी, एक कानून को इम्प्लीमेंट करेगी और एक कानून को सेफगार्ड करेगी। ठीक है, यानी इस तरह से आपकी जो है ना वो सिस्टम चलेगा मोंटेस्क्यू। ये रीजन बनी कि जब लोगों ने ये देखा और सामने देखा कि सिस्टम क्या चल रहा है, तो इस तरह के इस तरह फिलोसफर्स का जो रोल हमें नजर आता है। इसी तरह जो रोसो है उसने बड़ा मेन रोल अदा किया। रोसो, जॉन लॉकी एंड थॉमस हॉब्स, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो एक सिमिलर था, थोड़ा सा डिफरेंस था बस कि ये जो आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो हम जो गवर्नमेंट बनाते हैं उसकी क्या रीजन है, तीनों ने अपनी अपनी रीजन दी। थॉमस हॉब्स के मुताबिक ये जो हम गवर्नमेंट बनाते हैं और हम पावर दे देते हैं किसी इलेक्टेड पर्सन को, किसी जो है ना वो अपने पार्लियामेंट को या असेंबली को या एग्जेक्टिव, हम जो उसको पावर देते हैं कि तुम भाई रूल करो, ये पावर हम आउट ऑफ फेयर देते हैं। हमें डर है, हमें डर है कि हम आपस में जो है ना वो लड़ेंगे और जो है ना वॉर्स होंगी, तो उसके अंदर सिक्योरिटी के एलिमेंट को सामने रखते हुए हमने एक सोसाइटी बनाई ताकि हम एक सोसाइटी के फॉर्म में इकट्ठे हों और जो जो है ना जो हमारे एनिमी हैं उनके खिलाफ हम कलेक्टिवली इसको लड़ सकें और इस तरह फिर हम कलेक्टिवली अपनी पावर को गवर्नमेंट के हाथ में दे देते हैं ताकि वो हमारी सेफ्टी और सर्वाइवल का जरिया बने। ये आउट ऑफ फेयर। इसलिए हम रोसो और लॉकी के नजदीक ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि बेसिकली हमने अपनी पीस के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए जो है ना हमने गवर्नमेंट के ये पावर दी थी। यानी कि काम एक ही, यानी वो डिस्कशन एक ही पॉइंट पर कर रहे हैं, एक ने रीजन डिफरेंट दी है, बाकी दोनों ने डिफरेंट रीजन दी है। तो ये रीजन भी जब आ रही थी तब भी लोगों ने सोचा कि यहाँ तो ऐसी कोई नहीं है, ये तो टैक्स लगा रहे हैं और मार भी रहे हैं, टैक्स ना दें तब भी मारते हैं, दे तब भी मारते हैं। आज भी देख ले माशाल्लाह से आपके बिजली के बिल के अंदर जो टैक्स दे रहा है, यानी कि बिजली का बिल दे रहा है, उसी ने ही ज्यादा पैसे देने हैं उनके जो बिल नहीं दे रहे। ठीक है, यानी आप टैक्स नहीं दे रहे तो चलो ठीक है, आपको पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप टैक्स दे रहे हैं खुदा न खास्ता तो आपको मजीद पकड़ा जाएगा। ठीक, यानी ये हमें आज के दौर में भी पाकिस्तान में नजर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कोई रेवोल्यूशन लाने के चक्करों में पाकिस्तान, नहीं भाई ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मैंने जो है ना वो कंडेम करता हूँ मैं 9 के वाकयात को और मेरा पीछे से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। अच्छा, अगला जो है हम इसको नेक्स्ट जो रीजन में देखने को मिलती है फिलोसफर्स से आगे हम बात करते हैं, तो वो इकोनॉमिक रीजन है। और इकोनॉमिक रीजन सर जी बहुत मेजर रीजन हुआ करती है किसी भी रेवोल्यूशन और किसी भी सिस्टम के अंदर। उसको जो है ना जो फ्यूल है वो इकोनॉमी देती है। हो ये रहा था कि जैसे अभी हम लुई द 14 ने जो एडवाइस की थी लुई द 16 को कि भाई बाबा जरा ध्यान से चलना बेटा, बाबा ने जो ध्यान कहा था उसको, तो वो उसने जाहिर इग्नोर कर दी और उसने वही वॉर्स और वही मोनार्क सिस्टम, वही लैविश सिस्टम, वही जो है ना चलाता रहा था। तो वो हमें देखने को मिलता है कि उसकी वजह से इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं
वो बुरी होती जा रही थी और बैड कंडीशंस हो रही थी। उसके लिए ये बेसिकली ये जो इकोनॉमिक कंडीशन बैड हो रही है ना, ये रीजन बनेगी फाइनली मूविंग टूवर्ड्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको हम आज जो है ना वो देखेंगे कि किस तरह फिर ये फ्रांस की रेवोल्यूशन जो अल्टीमेट जो रीजन फिर ये बनी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह वो कनेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ ले। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? किसी का कोई सवाल यहाँ तक कुछ समझ? नो, क्लियर, ओके, चलो, अच्छा। नेक्स्ट जो लास्ट इकोनॉमिक कॉज बनती है, लास्ट कॉज आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। अच्छा, मीन्स, अच्छा, तो लास्ट जो रीजन आपकी इकोनॉमिक रीजन बनती है, तो बेसिकली ये है कि फ्रांस की जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रांस की जो बेसिक इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था वो एग्रीकल्चर इन नेचर था। और उसमें जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो जो है ना तमाम टैक्सेशन उसी के ऊपर उन्हीं के ऊपर जो है ना वो लगाई जाती थी। और जो ओवरऑल सिस्टम होता था, जितने भी यानी कि वॉर्स को फंड करना है, या जितने भी मुनार की फंडिंग करनी है, उनके जो उनकी जो रहन सहन को फंड करना है, उनके जो है ना वो खाने पीने को फंड करना है, वो सारा जो है वो फिर इन्हीं से टैक्सेशन से ज्यादा होता था। और उस पे मैंने बताया कि कोई एक टैक्स नहीं था, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स था। टैक्सेस थे जो लिस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो स्लाइड ओपन की, यहाँ पर टैक्सेस थे, चर्च का टैक्स, रोड टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑल दीज टैक्स, यानी कि इतने ज्यादा टैक्सेस थे कि वो फिर उनके पास बचता कुछ नहीं था। और वो जो है ना ऐसा ऐसा जो है ओवर बर्डन हो रहे थे। इसकी वजह से, और जाहिर है फिर फ्रांस ने जो दो तीन रोल प्ले किए, उसमें एक रोल ये था कि फ्रांस ने जो है ना अपना रोल प्ले किया अमेरिकन रेवोल्यूशन में। आप जानते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर जो अमेरिकन थे, उन्होंने जो ब्रिटिश के खिलाफ वॉर लड़ी है अपनी रेवोल्यूशन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, वो विद द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड फ्रांस ने ब्रिटिश के खिलाफ जो है ना वो अमेरिकन की मदद की फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड मूवमेंट। उसकी वजह से भी काफी ज्यादा जो है हमें देखने को मिलता है कि आपका ओवरबर्डन होता रहा। और उसकी वजह से ये वॉर्स, जो एक्सेसिव वॉर्स थी, ये एक बहुत बड़ी रीजन बनी कि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा ऐसा कोलैप्स कर रही। अब जैसे ही कोलैप्स कर रही थी इकोनॉमिक कंडीशन, तो इसको समझ आ रही थी लुई द 16 को कि यार काम जो है ना वो खराब होता जा रहा है और कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा जी, लोगों ने कहा जो ये थे वो, कुछ करो भाई, कहाँ हो, अपनी अय्याशियों में घूम रहे हो, तो कुछ करो यार, काम बड़ा खराब हो गया। उसने कहा हाँ यार कुछ करते हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ करते हैं। उसने जो है ना डिफरेंट फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी लगाया, और उसमें मशहूर हैं टर्गट था, नेकर था। उन्होंने आके थोड़ी सी चेंजेस भी की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आके फाइनेंस मिनिस्टर्स जो काइंड ऑफ जो आज के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं, इस तरह उन लोगों ने अपॉइंट किया कि किंग ने कहा कि यार कुछ सोल्यूशन दो ये करंट हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका, और हम अपने किंगडम को भी सेव करें, हमारे ऊपर भी टैक्स ना लगे, और जो है ना सिस्टम है। लेकिन खैर उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की जो कि काबिल कबूल नहीं थी किंग को। जैसे कि टुर्गट जो था,
उसने कुछ रिफॉर्म की कि आप कोई टैक्स जो है ना करंटली इंक्रीज ना करें, कोई बोरिंग ना करें, और जो इस वक्त आप कमा रहे हैं बस उसी के ऊपर आप इत्तेफा करें और उसी के ऊपर जो है ना आप अपना काम चलाएं और अपने जो एक्सपेंडिचर्स है ना उसको कम कर दें। इसी तरह जो नेक्स्ट आया उसकी बात किसी ने मैंने इसके अलावा जो नेक्स्ट आया नेकर नेकर जो है उसने आके कहा कि आप इस तरह करें कि अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज है ना उनकी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश कर दिया करें, इन लोगों को दिखा दिया करें कि कितने खर्चे हुए हैं, कितना क्या हुआ है, ये सारा हो। खैर जब ये बात फर्स्ट स्टेट वालों को और सेकंड स्टेट वाले के फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को पता लगी तो उन्होंने कहा कि वो पागल हो गया, अगर ये पता लग गया लोग कल को मार मूर के चले जाएंगे, हमें क्या बातें कर रही है। खैर जो है ना इस तरह के एक दो और फिर जो है ना आपके वॉइस आए टैक्सेशन के लिए कि भैया ये सिस्टम चलाए। फाइनली जो है ना ये डिसाइड हुआ, किंग को कहा गया कि आप जो है वो स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाएं। अब स्टेट जर्नल क्या है ये चीज आपने समझनी है। स्टेट जर्नल बेसिकली ये सारी वही बातें लिखी हुई है कि किस तरह फ्रंट सिस्टम का लैविश था और ये जो है सिस्टम चल रहा था। अच्छा, ये स्टेट जर्नल का सिस्टम क्या है? बेसिकली फ्रांस के अंदर जो है ना ये सिस्टम बहुत पुराना था। इसके अंदर उन्होंने जो सोसाइटी है जो पॉलिटिकल सिस्टम उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, जैसे कि अभी हम जानते हैं। और वो डिवाइड किया हुआ था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पब्लिक, जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं वो इंक्लूड थे। जो सेकंड स्टेट है उसके अंदर जो है ना वो आपकी नोबेलिटी, और फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लर्जी, यानी कि ये कुछ इस तरह से डिवाइडेड थे। ये काइंड ऑफ यू समझ लें कि ये स्टेट जर्नल एक असेंबली है, ठीक है, जो कि कलेक्टिवली डिसीजन लेती है और जो कि कोई भी इशू हो तो उसके ऊपर आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कि इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम था डेमोक्रेटिक, और फिर इसके बावजूद फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आई? अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये सिंस 1614 यानी 1614 से आज तक यानी कि 1789 तक जब ये बुलाई गई उस वक्त तक ये दरमियान में एक दफा भी नहीं बैठी। यानी इसको तकरीबन जो है वो नियरली 200 ईयर्स हो गए थे कमोबेश जो है वो, और तकरीबन 180 ईयर्स से करीब करीब 170 180 ईयर्स कि ये जो है वो आपकी बैठी ही नहीं थी। जो कि इस तरह के क्वेश्चन जो इकोनॉमिक खास तौर पर हैं, इकोनॉमिक बैंकरप्सी है और उसके ऊपर क्वेश्चन कर सके या उसको जो है वो डील कर सके। तो जब इसको बुलाया गया 200 साल बाद, और इसके अंदर जो कुछ डिवीजन थी वो इटसेल्फ बड़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से बेसिकली आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो कि हमें इमीडिएट कॉजेज भी नजर आती हैं। इकोनॉमिक रीजन की वजह से जब किंग ने स्टेट जनरल को बुलाया आफ्टर 200 ईयर्स और उनको कहा कि यार ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर देखो क्या सिस्टम चलाना है, क्या करना है, जरा हमें बताएं क्या है। तो जो वोटिंग क्राइटेरिया है वो बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन बन गया, और वो बेसिकली वोटिंग क्राइटेरिया इटसेल्फ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था, एक इशू था। क्लर्जी और नोबेलिटी जो है वो ये कह रहे थे कि कोई भी हमने डिसीजन लेना है उसके ऊपर जो वोटिंग होगी वो वोटिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे जो वोट है वो ज्यादा हो जो थर्ड स्टेट है उससे। अब वोटिंग क्राइटेरिया को जरा इसमें समझ लेते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेट जनरल ये फैसला करती है कि किंग के जितने भी लैविश सिस्टम है और जो उनका रहन सहन है या उनकी जितने भी
फंडिंग जाती है वो आप मिनिमम कर दें। इसी तरह नोवेलिटी को जो टैक्स नहीं देते ये, उनके ऊपर टैक्स लगाएं, या जो भी सिस्टम करना है। ये चर्च को हम फ्री में टैक्स देते हैं, उसका भी एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए। ये कोई भी पॉलिसी तय होती है स्टेट जनरल के अंदर, तो उसके ऊपर जो वोटिंग का सिस्टम है वो कुछ यूं था कि जो थर्ड स्टेट जनरल है, यानी जो आम लोग हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, यानी कि वो तकरीबन 23 मिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करते थे। तो वो ये कहते थे कि हमारे वोटिंग की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, और जो आपकी रेशियो है वो 1-2% है, यानी कि आपके किंग की जो क्लास है, क्लर्जी की जो क्लास है और नोबिलिटी की जो क्लास है, 1-2% होगी, बाकी तो लोग आम लोग ही होते हैं, इसको ज्यादा तो नहीं होते। तो आप जो है ना वो इस तरह से जो है ना वोटिंग करें। जो पहले दो बॉयज थे, यानी कि फर्स्ट स्टेट जनरल, और उनको नजर आ गया क्लर्जी और नोबिलिटी को कि अगर हमने वोटिंग क्राइटेरिया ये डिसाइड कर लिया जो ये कह रहे हैं बाय पॉपुलेशन बाय हेड काउंट, तो भाईजान हम तो सामने नजर आ रहा है, हमारा तो कोई भी लॉ पास ही नहीं होगा हमारे ताबिक, और बल्कि हमारे खिलाफ लॉज पास होंगे। Now that is a question। जब थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हुए थे आम लोगों के, बेसिकली एक हॉल था बड़ा सारा, उसके अंदर आए हुए थे। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम नहीं बैठते यहाँ पर, आप लोग हमारी बात ही नहीं मानते भाई। जब आपने हमारे वोटिंग के राइट्स को ही एक्सेप्ट नहीं करना, तो फिर ये क्या पॉलिसी और ये क्या सारी चीजें। तो उन्होंने कहा जी हम तो जो है ना इस चीज से बाइकआउट करते हैं। अब बाइकआउट का मतलब हजूर ये है कि आपकी जो है ना वो जो थर्ड स्टेट है वो बाहर निकल गई है। और अब ये मैं वो कर रहा हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसा ही हो रहा था वहां पर, यानी मैं इसकी जो है ना वो आपको वीडियो यूट्यूब का जो लिंक है ना वो आपसे शेयर करूंगा, आप देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कि जब उनको निकाल दिया, निकाल के उनको कहा जी हम कल मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने कहा, क्लर्जी और नोबिलिटी ने, कल हम मिलेंगे, कल इस पर कोई फैसला करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप सोच के देखना कल इस पर। खैर वो अगले दिन सुबह आए, अगले दिन देखा जी किंग ने ना दरवाजे बंद किए हुए असेंबली के, काइंड ऑफ, ठीक है, और अलाउ ही नहीं किया उनको अंदर आने के लिए थर्ड स्टेट को। उन्होंने कहा यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप अंदर बैठ के कोई डिसीजन ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम इस फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट यानी क्लर्जी और नोबिलिटी को रिजेक्ट करते हैं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। साथ में एक जो है वो टेनिस कोर्ट था, और टेनिस कोर्ट के अंदर वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड जनरल के थे वो चले गए। वहां जाकर उन्होंने जो है ना काइंड ऑफ ओथ लिया, इसको टेनिस कोर्ट ऑथ भी कहते हैं, बड़ा मशहूर है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो बनाएंगे आज़ादी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम जो है ना ये जो मोनार्की है इसको खत्म कर देंगे, और ये जो सिस्टम चल रहा है इसको सारे को उड़ा देंगे, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने खुद को ही, यानी खुद ही ओथ लिया, खुद ही अपने आप को, उसने कहा कि ये जो टेनिस कोर्ट के अंदर खड़े हैं ये बेसिकली आज से नेशनल असेंबली है फ्रांस की। नाउ लुक एट दिस, कि आपके एक तरफ जो है वो जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है आपकी एक असेंबली, जिसके अंदर तीनों स्टेट्स बैठ के पिछले दिनों फैसले कर रहे थे और जो भी इश्यूज थे वो डिस्कस कर रहे थे, वो उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, और उनको थर्ड स्टेट को वहां से निकाल दिया गया। और थर्ड स्टेट पास में ही एक टेनिस कोर्ट था, वहां पे चली गई है। और ये मई की बात है, मई 1789 के अंदर, ये जैसे यहाँ आपको नजर आ रही होगी डेट, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी ये तो जो है ना दरवाजा नहीं खोल रहे। खैर उन्होंने मारने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यार इसको बंद ही रहने दो, हम जो है ना साथ चले जाते हैं। वहां जाके उन्होंने ऑथ लिया, दैट इज कॉल्ड द टेनिस ऑथ, ठीक है। टेनिस कोर्ट का जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी हुई, वहां पर उन्होंने खुद को ही नेशनल असेंबली जो क्लियर कर लिया, और अपने ऊपर ये जिम्मेदारी भी ले ली कि हम जो है वो एक आइन बनाएंगे, उस आइन के तहत जो है ना इलेक्शन होंगे, और वो इलेक्शन के बाद जो लोग आएंगे वो एक नया आइन बनाएंगे, और उसके बाद सारा सिस्टम चलेगा। ये बेसिकली वर्क हो रहा था। ऑपोजिशन
ऑपोजिशन इसको ना कहें तो एक काइंड ऑफ देखिए रेवोल्यूशन आ रही थी, उन्होंने टोटल रिजेक्ट कर दिया, उस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। और उधर से भी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट जनरल है, उन्होंने भी दरवाजे ही बंद कर दिए। ऑपोजिशन तो ये होती है कि सामने बैठ के बातें करें, ये तो एक रिपेलियन क्रिएट हो गया। और आप अभी अभी आगे देखेंगे कि देखना ये क्या करते हैं और क्या होता है इस सिस्टम के अंदर। ये जो द डिवाइन, द सेव, द किंग और ये सारी चीजें थी, कैसे एकदम से फ्रांस के अंदर खत्म हो जाती हैं और ये सारा सिस्टम जो है वो उड़ा देते। तो ये काइंड ऑफ ऑपोजिशन नहीं कहें हम इसको, ये तो एक हमें रिबेलियन नजर आ रही है। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, खुद पे ही अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली कि हम आइन बनाएंगे, ये जो लॉज एग्जिस्टिंग है ये सारे लॉज को हम खत्म कर देंगे। नो दैट इज द रीजन जहां से हमें दैट इज द पेस एक्चुअली जहां से हमें नजर आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो डोर, वो विंडो जहां से ये फिर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो ऑथ हो गया जी, हुआ जी और कमाल हो गया जी, जबरदस्त मजा आ रहा है जी। उन्होंने ऑथ ले लिया और उन्होंने खुद के ऊपर एक जिम्मेदारी उठा ली और उन्होंने कहा जी हम जो है ना वो सिस्टम खत्म करते हैं। अब ये देखिए, थर्ड स्टेट relocated to nearby tennis court where its member both stay together and create a written constitution for France। यानी उन्होंने खुद को असेंबली डिक्लेयर कर लिया, खुद पे ये जिम्मेदारी भी आयद कर ली आने वाले वक्तों के लिए कि हम जो है ना वो एक आइन बनाएंगे, उस आइन के तहत इलेक्शन होंगे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा आपने सिस्टम को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो नेशनल असेंबली बनती है इसमें एक आइन देना है, ठीक, एक आइन जो इलेक्शन करवा सके बस, ठीक, और कुछ लॉज को चेंज कर, उस आइन के तहत जो इलेक्शन होंगे उसके तहत जो असेंबली बनेगी, यानी इलेक्शन के बाद असेंबली बनती है ना, वो असेंबली बेसिकली जरा आगे चलेगी, फिर उसको नेपोलियन आके खत्म करता है। तो नेशनल असेंबली के बाद जो है नेशनल असेंबली आइन बनाती है कोई 1791 के अंदर, यानी 2 साल के अंदर ये आइन कंप्लीट कर, ठीक है। 1789 के अंदर स्टार्ट हुए और 1791 के अंदर इन्होंने ये आइन शाइन कर दिया। उस दौरान ही, यानी उसी दौरान जब ये आइन बना रहे थे, उसी दौरान एक इनको पता लगा कि ना जो क्लर्जी है और नोबिलिटी है वो हमारे ऊपर हमलावर होने के लिए यानी कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रही है। उस कॉन्स्पिरेसी को कोई नाम भी दिया गया था खास, कॉन्स्पिरेसी कर रही है। और क्योंकि वेपन्स और जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, यानी कि वो जो मटेरियल है और जितना भी जो बॉम्ब वगैरह ये जितनी भी वेपन्स वगैरह हैं, वो तो सारे जाहिर है उन्हीं के पास से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास, यानी कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी के पास थे। थर्ड स्टेट के पास तो ऐसा कुछ वो नहीं था, इनके पास तो यही बस जो चीजें थी उनकी वही थी। तो उन्होंने जो है वो अपना एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ था। उन्होंने फिर ये कहा कि अच्छा, ये जब उनको डर हुआ कि यार ये कोई कंस्पिरेसी हो रही है हमारे अगेंस्ट, उन्होंने आउट ऑफ फेयर, उसको कहते हैं आउट ऑफ फेयर, यानी फेयर की वजह से इस के हमारे खिलाफ कोई कंस्पिरेसी हो रही है, उसकी वजह से उन्होंने एक हब था पेरिस के अंदर, वो हब था बैसल्स का, ठीक है। और बैसल्स एक ऐसी जगह थी जहां पर डिफरेंट वेपन्स भी रखे होते थे, यानी कि जिस तरह हम डिपो कह सकते हैं आज के दौर में, मिलिट्री के जो डिपो होते हैं वहाँ पे सारे वेपन्स होते हैं और जितना भी आपका नेसेसरी मटीरियल होता है मिलिट्री का सारे होते हैं, वो काइंड ऑफ वो बैसल एक ऐसी जगह थी, वहां पर उन्होंने अटैक किया और वहां से जितने भी वो वेपन्स थे वो निकाल लिए कि फ्यूचर के अंदर अगर हमारे अटैक हुआ तो हम क्या ना भी बदला लेंगे। नाउ लुक एट दिस, a kind of civil war is taking place। अब जो है ना वेपन्स की बात आ गई है, अब बात सिर्फ नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने तक नहीं रही। नाउ द पीपल टेकिंग लॉ in their own hands and even taking the weapons जो है वो अपने हाथ में लेके खड़े हैं और आमने सामने हो गए। तो दैट इज द टाइम जब जैसे ही ये काम स्टार्ट हुआ, ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, उस वक्त से ही बहुत सारे जो क्लर्जी थे और नोबिलिटी थी वो भाग गई, वो
वो इर्द गिर्द के मुल्कों में सारे भाग गए कि यार ये लोग तो पागल हो गए हैं, ये किंग के पीछे पड़ गए। नो, रिमेंबर दैट कि जो किंग है उस टाइम का, वो किंग कोई इस तरह को मामूली पॉपुलर गवर्नमेंट वाला नहीं है। हजूर वो डिवाइन राइट के साथ बैठा है। जब आप डिवाइन राइट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब आप उसके खिलाफ खड़े होंगे तो इसका मतलब यह है कि आप गॉड के खिलाफ खड़े हैं या डिवाइन सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं। सो वो जो डुअलिटी ऑफ क्लर्जी क्लास इस वाक्य के बाद भागना स्टार्ट हुई, बस वाक्य के बाद भागना स्टार्ट हुई, तो पागल हो गए यार, ये क्या कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, वी आर द सेवियर्स ऑफ द सेवियर्स। ठीक है, और हम तो डिवाइन राइट वाले थे और तुम हमारे ऊपर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते, और ये गन उठा के खड़े, क्या हो रहा है यहाँ पे। भजन ये वाला आइडिया लेके ये बाहर चले गए। बाहर का मतलब क्या, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर चले गए। उसको कहा कि ओ हेलो, तुम्हारी बेटी उधर, उधर तुम्हारी बेटी है और वो तुम्हारा दामाद, कुछ करो, तो तुम्हारी किंगडम भी जाएगी, उसकी भी जाएगी। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर चले गए, इसी तरह प्रोशिया चले गए, इसी तरह रशिया चले गए, इसी तरह ब्रिटिश एम्पायर के पास चले गए, इसी तरह स्पेन के अंदर चले गए, यानी जहां जहां पर पॉसिबिलिटी मिलती गई, और सबको जाकर कहा कि हेलो बात सुनो, जितने भी ये किंग्स हैं और अपने ऊपर ये ताज रखते हैं, योर टाइम इज अप, यू आर डन। भाई हमारे घर में लग गई है आग, और उस आग का आइडिया ये है कि देर इज नो डिवाइन राइट, तो जस्ट वेट एंड वॉच, और अपना किंगडम खत्म होते हुए देखो या वॉर स्टार्ट करो। नो, दैट इज द टाइम जब एकदम से जो है ना फ्रांस के ऊपर अटैक स्टार्ट होते हैं। ये खैर हम डिटेल से देखेंगे फ्रांस के ऊपर अटैक वाला, और जो है ना वो नेपोलियन फिर निकलता है, और अकेला एक नेपोलियन जो है सबको जो है ना वो 15 साल तक लड़ता रहता है इनके साथ, और फाइनली फिर जो है ना नेपोलियन का एंड हो जाता है, और दोबारा से हम देखते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के लिए वही जो है ना क्लॉक को बैक कर दिया जाता है, बैक टू द 1789। अच्छा खैर, हम बहुत ज्यादा फास्ट ले गए, आगे वापसी आते हैं। नेशनल असेंबली बन रही है और वेसल्स का वाकया हो गया है, वेपन्स आ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, नोबैलिटी और क्लर्जी क्लास और लोगों को समझा रहे हैं बाहर जाके किंग्स को कि भाई आग लग गई है घर में, कम बख्तो उठो और जो है ना कुछ करो। ठीक है, खैर ये जब सिस्टम ये वाला सिनेरियो बिल्डअप हुआ, और ये सारे वही चीजें आपके सामने है। अच्छा, ये जब सिस्टम बिल्डअप हुआ तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपने आप को डिसॉल्व कर दिया, 1791 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और खुद को डिसॉल्व कर दिया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है ना नेशनल असेंबली के उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीजें थी, वो एक डिटेल चीज है जिसके अंदर वो अपने आप को बता रहे थे कि जो है ना किस तरह जो है ना इन्होंने सोशल लॉज कुछ पास किए, कुछ जो है ना डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन डिक्लेयर किए, इसमें फ्रीडम्स का जिक्र किया गया, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। ठीक है, जो जो चीजें नहीं एग्जिस्ट करती, टैक्सेशन का सिस्टम को थोड़ा सा रेगुलेट किया गया। इसी तरह जो है ना फंडामेंटल राइट्स फॉर द वुमेन, वो भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह जो है ना अबॉलिश ऑफ फ्यूडलिज्म और प्रिविलेजेस का जो सिस्टम था नोबैलिटी और क्लर्जी के लिए, वो हमें नजर आता है इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना वो हमें ये भी नजर आता है कि एक मैनिफेस्टेशन की गई, एक जो है ना वो डेक्लेरेशन ली गई कि हम जो है ना वो इन प्रिंसिपल्स को लेकर चलेंगे और इनको जो है ना फ्यूचर में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जैसे ही ये मतलब सारा वर्क होता है और एक इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन बनती है, यानी सारे वो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी वो चीजें बनती हैं, इन्होंने खुद को डिसॉल्व कर लिया असेंबली ने, और अलाउ किया कि अब जो है ना वो इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन जब होंगे तो फिर आपका जो है ना एक नया वो सिस्टम बनेगा। अच्छा, अब ये जरा ये जो आपको नजर आया नेशनल असेंबली से लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कन्वेंशन, इसको मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री से जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है थोड़ी बहुत पता होगी, जो अर्ली हिस्ट्री है राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ चीज समझ ना आई हो कि कुछ चीज लग रही हो कि सर ये कंफ्यूजन था, ये क्या हो रहा है, वो तो ऐसा ही रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है, एनीथिंग क्लियर? ये उनको क्लियर है, बाकी सबको जो हाशिम को भी क्लियर है और ईमान जो है उनको भी क्लियर
है या नहीं। ईमान का कोई मैसेज नहीं है अभी तक। ईमान रखता है, ईमान रख के बैठी है, कसम है आज मुझे बोलने की। चले, मुबारक हो जी, पेपर टूट गया। अच्छा, अब पाकिस्तान की हिस्ट्री से मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो ये है कि नेशनल असेंबली जो है, पाकिस्तान जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आइन साज असेंबली। इसका काम था आइन बनाना, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना 1947 से 1956 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक वो आपकी असेंबली रहेगी। आइन साज इसको असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आइन साज। इस असेंबली ने जैसे ही क्योंकि इसने अपना मकसद पूरा कर लिया, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अगले ही लम्हे ये अपने आप को वहां से डिसॉल्व कर लेती है, रिटायर कर लेती है अपने आप को, और खुद ही कन्वर्ट हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। यानी वही लोग होते हैं, वही सारा सिस्टम होता है, वो कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। वो अपना नाम किस तरह चेंज करते हैं कि जो उनके ऊपर पहली जिम्मेदारी थी आइन साज असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो चेंज होकर जब आइन बन गया तो उन्होंने अपने आप को लेजिस्लेटिव असेंबली डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह जो है ना, ये नेशनल असेंबली ने जब अपने आप को जो है वो बना लिया और आइन बना लिया, तो ये डिसॉल्व हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली आई। लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि कानून साजी करेगी, उसके अंडर इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के अंदर जो है ना फर्दर डिवीजन हमें नजर आती है। उस इलेक्शन के अंदर जाहिर, अब इलेक्शन होने, इलेक्शन का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन जो आ रही है या आ चुकी है 1789 वाली, और उसके आइडियाज जो चल रहे हैं, उसके ऊपर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या डिफरेंट लोग जो है ना, वो अपना अपना व्यू रखेंगे, अपनी अपनी बात करेंगे। तो अब उसी दौरान आप देखें कि नेशनल असेंबली ने आइन बना के खुद को डिसॉल्व कर लिया, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, यानी कि वही असेंबली कन्वर्ट हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। उसके अंडर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर जो है ना दो ग्रुप हमें नजर आते हैं जो कि मेजर ग्रुप हैं। एक है जैकोबियंस, ये बेसिकली पॉलिटिकल उसमें आप देखें कि ये दो ग्रुप थे जो कि फ्रेंच की रेवोल्यूशन को डिफरेंट टर्म्स में देख रहे थे। एक थे जैकोबियंस, ये रेडिकल इन नेचर थी। ये कहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर बचाना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, अगर तो जो है ना इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को सेव करना है फॉर लॉन्गर टाइम, तो हमें हर उस बंदे को खत्म करना है, उस बंदे को इस सफाए हस्ती से मिटा देना है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के खिलाफ बात करेगा, सोचेगा, ये इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी करने की कोशिश करेगा कि ये क्या हुआ है, कि इनके साथ ये नहीं होना चाहिए थे, ऑल दिस शिट, ठीक है। और इसी के दूसरा जो ग्रुप था, पॉलिटिकल ग्रुप, उनको कहते हैं जिरोंडेट्स। ये एक जैकोबियंस थे, दूसरे थे जिरोंडेट्स। ये मैं आपको नोट्स दूंगा तो आपको ये जरा समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो जिरोंडेट्स हैं वो थोड़े से मॉडरेट थे। वो कहते थे कि ठीक है, आप जरा थोड़ा सा हार्मनी वाला काम रखें। ये जो आप ये कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन जो है ना वो स्टीम लेवल पर है, सुप्रीमो है, उसको सेव करने के लिए आप किसी को भी मार देंगे, ये आइडिया सही नहीं है, ये रेडिकल इन नेचर, आप मॉडरेट रहें, आप जो है ना सिस्टम को साथ लेकर चले। खैर, अनफॉर्चुनेटली जैकोबियंस का जो है ना वो सिलेक्शन हो गई इलेक्शन के अंदर, और जैकोबियंस आ गए, तो फिर आप समझ लें कि ऑटोमेटिकली रेन ऑफ टेरर आ गया जो है। ये एक खास टर्म यूज की जाती है जैसे ही जैकोबियंस जीतते हैं, तो वो जो पीरियड है, ये जो कन्वेंशन का पीरियड है 1792, ये बेसिकली जैकोबियंस का पीरियड था। इसके अंदर डिफरेंट लोग थे, डैंटन थे और रॉक्सबरी था, ठीक है, और इसी तरह मेराट था। ये ऐसे लोग थे जो कि रेडिकल थे, और फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है ना बचाने के लिए हर बंदे को उसका जो है ना वो ग्लूटे कर रहे थे, यानी कि ग्लूटाइन का मतलब क्या है कि उसको गर्दन काट रहे थे, और वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था प्रॉपरली, जिसके अंदर वो
कोई भी क्वेश्चन करता था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि यार ये रेवोल्यूशन इस तरह से नहीं, उसको पकड़ के ले आते थे गला काट के, इसको साइड पे करो। यानी इतनी ज्यादा रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड इसको कहा जाता है 1792 से 1794 तक। इसके अंदर जो है ना फिर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जिन्होंने स्टार्ट किया था यानी कि डैंटन और रॉब्सबरी इटसेल्फ भी इसी का शिकार हो गए कि वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को तो इस आइडिया को लेके आए थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमें बचाना है और उसके लिए किसी को भी आप सबको मार देंगे। तो जो है ना 1793 फोर के अंदर उनको भी इसी आइडिया के अंदर खत्म कर दिया गया था, उनको कत्ल कर दिया गया था। लेकिन बात ये नहीं है, मसला ये नहीं है हजूर, मसला एक और बहुत बड़ा हो गया। हजूर मसला ये हुआ था कि इन्होंने पहले तो किंग को पकड़ के जो है ना उसको ह्यूमिलेट किया, उसकी इंसल्ट की और उनको जो है ना वो पेरिस ले आए, वर्सेल से उठाकर पेरिस ले आए, क्योंकि ये वर्सेल्स में होते थे पहले, फिर पेरिस उठाकर ले आए और जो है ना वहां पर भी काफी टाइम जो है ना उनको ह्यूमिलेट किया और इसी तरह उनको एक प्रिजन की फॉर्म में उनको रखा। और वो जो है ना कोई बहुत ज्यादा उनको प्रिविलेज तो थी ही नहीं, मतलब ह्यूमन कंडीशन भी नहीं थी उनके लिए। और वो एक टाइम पर किंग थे कुछ दिन पहले ही, और अब जो है ना वो प्रिजन के अंदर था। अच्छा खैर एक दफा ये हुआ कि किंग और क्वीन जो है ना वो दोनों एक ही लिबास में, यानी कि किंग साहब जो है ना वो फीमेल के ही ड्रेसिंग में यहाँ से भाग रहे थे और वो भाग रहे थे ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ, ताकि क्योंकि वो जाहिर है उसका ससुराल था काइंड ऑफ, ठीक है, तो वहां जाके ताकि पनाह लें और सेफ हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में वो पकड़े गए, पकड़ के वो वापसी ले आए उनको। जो वापसी ले आए तो वो फिर जाहिर है उस टाइम पीरियड चल रहा था रेन ऑफ टेरर, उन्होंने उसका गर्दन काट दी। नो, दैट इज द मेन कंटेंशन इन द यूरोपियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के किंग की गर्दन काट दी हजूर। और गर्दन काटने वाला दूसरा किंग नहीं है, आम पब्लिक है। गर्दनें तो कटती रहती हैं किंग्स की, वॉर्स के अंदर लड़ाई होती है, लेकिन कोई बादशाह काटे, कोई बड़ा सामने वाला टक्कर वाला काटे, मतलब आम लोगों ने किंग को मार दिया। दिस क्वेश्चन, दिस पॉइंट रिपल्ड, यानी कि इसको ये कहें कि इतनी ज्यादा जो है ना वो वेव्स गई in Austria-Hungarian Empire, in Spain, and Italian different empires जो थे, पोर्चुगल, ब्रिटिश, रशिया, क्योंकि जाहिर है सारी जगह किंग्स बैठे थे कि वो भाई किंग को ही मार दिया तुम लोग, ओ कम वक्त, किंग को तो छोड़ दो, और इसी के अंडर मारा ये मेरे ऑफ टावर। तो जब ये इशू हमें देखने को मिल रहा है कि किंग को मार दिया, और अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह लोग यहाँ से जो मोबाइलिटी भी जा जाके बता रहे थे कि ये काम बहुत खराब होने वाला है फ्रांस के अंदर। तो जब किंग को मारा गया तो उन्होंने कहा लो, ले भाई किंग को ही मार दिया, अब तैयारी पकड़ो, अब ये सिर्फ आपको उससे नहीं हटाएंगे पावर से, आपका गला भी काटेंगे। नो, क्या आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू सिट वेट एंड वॉच हियर और अपनी बारी का इंतजार करें, या फ्रांस के खिलाफ वॉर स्टार्ट करें और इन तमाम लोगों को जो है ना वो खत्म कर दें, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के तमाम आइडियाज को खत्म कर दें। Now the anti-revolutionary forces gathered under the supervision of Troy, the British, ठीक है, उसने फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया। एंड ऑल दीज जो वो थे किंगडम्स लाइक स्पेन, लाइक ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, लाइक प्रोशिया एंड द होली रोमन एम्पायर, द रशिया, ऑल दीज किंगडम्स जो है ना उन्होंने एक ही दफा में फ्रांस के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया। नाउ दैट इज द पीरियड जहां पर हमें फ्रेंच पॉलिटिक्स के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट नजर आता है, और नेपोलियन बोनापार्ट में पॉलिटिक्स नजर आती है, उसका राइज हुआ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि जैसे ही ये अटैक हुआ, इसको कहते हैं कोalition का अटैक, यानी कोalition फोर्सेस बन रही थी, ये तमाम किंगडम्स कोalition बनाते थे और अटैक करते थे अगेंस्ट द फ्रांस। तो कोalition वर्सेस फ्रांस हुआ करता था, और इस कोalition की इस हमले के अंदर जो
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुए नेपोलियन जो है वो पैदा हुआ और नेपोलियन ने जो है वो उसको फिर सेव किया आफ्टर 15 इयर्स रेवोल्यूशन को सेव किया उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री इसको हम फिर देखेंगे। तो कल हम नेपोलियन बॉय को इस टाइम पीरियड जो अटैक हुआ है उसके दौरान हम देखेंगे किस तरह नेपोलियन उठ के आता है और किस तरह से वो फिर आपका अटैक्स हो रहे होते हैं। दैट इरा इसको दो तीन तरीके से देखा जा सकता है कि वो नेपोलियनिक इरा था, नेपोलियनिक वॉर्स भी उसमें हम डिस्कस करेंगे और उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है नेपोलियन की वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो दैट इज वी शुड कॉल इट अ डे और आज का हम खत्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इस टॉपिक के बारे में कर सकता है। Any question? क्वेश्चन है तो आप जो है वो नो नो क्वेश्चन करना पड़ेगा।